बाब 62। अलीज़े हैरान रह गई जब इसे पता चला कि नानो को भी पिछले 2 महीने से मालूम था कि उमर जिंदा है। यहाँ तक कि उमर की मम्मी को भी 2 माह पहले सब कुछ पता चल चुका था। जहांगीर और अंकल अयाज तो शुरू से ही सब जानते थे और हमेशा की तरह वही एक थी जिसे अंधेरे में रखा गया था। अब्बास को तो वो पहले ही पाकिस्तान आने से पहले फ़ोन पर खूब सुना चुकी थी कि इसे कम अज़ कम अलीज़े को तो इतनी अहम खबर से बेखबर नहीं रखना चाहिए था। इसने अलीज़े की हालत खुद देखी थी। इसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। और अब्बास ने बड़ी मुश्किल से इसे समझाया कि ये सब उम्र की हिफाजत के लिए किया गया था, जो इस वक्त बेहोश था और उसके दुश्मन इसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। उधर उमर सारा मलबा अब्बास के सर डालकर सब कुछ खामोशी से सुनता रहा और मज़े से टीवी देखते हुए दोनों की बहस इंजॉय करता रहा। कम अज़ कम अलीज़े इससे नाराज़ नहीं थी। वो बेचारा तो बेहोश था, जिंदगी मौत से लड़ता रहा था। जब अलीज़े और उमर पाकिस्तान वापस आए और सबको उम्र के जिंदा होने और वापसी की इत्तला दी गई तो पूरे खानदान ने जैसे तहलका मच गया। इसकी जिंदगी और वापसी की खबर सबके लिए एक हैरत अंगेज मोजज़ा थी और ये खबर पूरे खानदान में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। नानों के घर में जैसे बरसों बाद फिर से रौनक लूट आई थी। वही घर जो कुछ अरसा पहले सूना सूना लगता था, आज दोबारा आबाद महसूस हो रहा था। इस घर में जैसे एक तवील वक्फे के बाद जिंदगी वापस आ गई थी। वही घर जो पहले खाली खाली लगता था, आज फिर से भरपूर और आबाद था। अलीज़े को सदमा इस वक्त हुआ जब इसे वहां पहुंचकर पता चला कि उम्र की मम्मी, जहांगीर अंकल, अयाज अंकल, हता के खुद नानो भी पिछले 2 माह से सब कुछ जानते थे और वो पिछले 8 माह से कितनी अजियत में थी। नानो और ज़ारा पहले से ही नानो के घर मौजूद थीं और इन्होंने नानो के घर उमर और अलीज़े का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, लेकिन अलीज़े का मूड ऑफ था। इसके दिल में कहीं ना कहीं एक खलिश बाकी थी। और असल धचका तो इसे तब लगा जब पता चला कि जुनैद और जूडिथ भी सब कुछ जानते थे। लेकिन इस बार ये बात खुद उमर के लिए भी हैरानकुन थी। शाम को जब जुनैद और जूडिथ उनसे मिलने आए तो जुनैद ने उमर को देखते ही गिले लगा लिया और पहले की तरह ही बेतकल्लुफ़ी से बोला, तो आखिरकार तुम जिंदा निकले, कम अज़ कम कब्र से तो इत्तला दे देते। उमर ने इसे जोर से गिले लगा लिया। वो जुनैद से काफ़ी शर्मिंदा था। जूडिथ से भी उमर की मुलाकात हुई, लेकिन इस बार इसने पहले की तरह बेतकल्लुफ़ी से हाथ नहीं मिलाया, बस दौर से सलाम किया। जूडिथ की आंखों में नरमी थी और उमर को देखकर वो खुश थी। इसका चेहरा खिल्ला खिल्ला सा था। वो अपनी नई जिंदगी में खुश थी, मुतमईन थी। उमर को उन्हें यूं साथ खुश देखकर सुकून मिला था। थोड़ी देर बाद जूडिथ अंदर अलीज़े और नानो से बातें करने लाउंज में चली गई और उमर की मम्मी भी वहां मौजूद थी। जब उमर और जुनैद अकेले बैठे तो उमर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला था? जुनैद ने मुस्करा कर कहा, मेरे अपने ज़राए थे। हॉस्पिटल में मेरे चचा काम करते थे, उन्हीं से मुझे मालूम हुआ था। उन्होंने तुम्हारी और मेरी एक साथ तस्वीरें देखी थीं, वो तुम्हें पहचान गए थे। पहले तो मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन फिर जब तुम्हें खुद आकर देखा तो मुझे तसल्ली हो गई। तुम जिंदा थे, काम में थे। बहुत सिक्योरिटी थी तुम्हारे अर्द गिर्द, लेकिन मैं अब्बास की मदद से तुम्हें देखने में कामयाब हो गया था। तभी मैंने अलीज़े की भी बात मानी और शादी से इनकार कर दिया था। हाँ, मैंने इसे ये सब नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद बताओ इसे जब तुम होश में आ जाओ। ये तुम्हारा हक था। उमर ने शर्मिंदगी से इसे कहा, मैं तुमसे और जूडिथ दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत खा भी। तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी हर मुश्किल में, और मैंने तुम दोनों को ज़बरदस्ती अपनी प्रॉब्लम्स में घसीट लिया। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुमने हमेशा की तरह मेरा साथ दिया, आसानी पैदा की। शुक्रिया हर चीज़ के लिए। जुनैद ने नरमी से इसे रोक दिया। पुराने किस्से छोड़ दो उम्र। मुझे तुमसे वाकई कोई शिकायत नहीं है, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम ठीक हो और मेरे सामने बैठे हो। फिर वो मुस्कुराया और बोला, मैं और जूडिथ अब बहुत खुश हैं। हमें एक दूसरे की ज़रूरत थी और हम वाकई एक परफेक्ट मैच हैं। ऑल थैंक्स टू अलीज़े। इसके चेहरे पे चमक थी। उमर ने भी दिल से मुस्करा कर कहा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बोथ। फिर उमर ने शौख नज़रों से इसे देखते हुए कहा, सुना है तुम हकीकत जाने से पहले मेरी फर्जी कब्र पर रोज़ रोने जाया करते थे। जुनैद भी हंस पड़ा। रोने नहीं, गालियां देने जाता था।
उमर भी हंस पड़ा और फिर बोला, जुनैद तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो। जुनैद मुस्करा दिया और चाय का कप उठा लिया। फिर दोनों ने चाय पीते हुए देर तक दिल खोल कर बातें की। खूब हंसे और काफी अरसे बाद ऐसी खुशगवार महफिल जमी। जिंदगी में अगर जुनैद जैसा एक दोस्त हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। जुनैद और जूडिथ जा चुके थे और उमर अब अपने कमरे में तन्हा बैठा था। वो कुछ देर के लिए खिड़की की तरफ गहरी नजरें जमाए देखता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। अचानक इसे दरवाजे से आहट सुनाई दी। इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां ज़ारा खड़ी थी। वो उमर को बहुत मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। फिर वहीं से नरमी से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? उमर ने नरमी से मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। जी जरूर। एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आए। दोनों के दरमियान वो खामोश फासले अब भी बाकी थे, जो बरसों की तलखियों और गलत फहमियों से बने थे, मगर अब वो उन जख्मों को तस्लीम करके उन्हें माजी का हिस्सा मानकर जिंदगी में आगे बढ़ना सीख रहे थे। ज़ारा ने धीमी आवाज में कहा, उमर मैं जानती हूं कि हमारे दरमियान बहुत से फासले रहे हैं। मैंने शायद अपना फर्ज ठीक से अदा नहीं किया, शायद कुछ गलत फैसले भी हुए, शायद कुछ बातें वक्त पर नहीं कह सकी, लेकिन आज सिर्फ एक माँ की तरह तुम्हें गिले लगाना चाहती हूँ। इजाजत है? उमर की आंखों में नमी उतर आई। इसने सर झुका लिया और आंखों में उभरती नमी को छुपाते हुए धीरे से कहा, मम्मी जो कुछ भी हुआ इसे माजी में छोड़ देते हैं। मैंने भी बहुत कुछ हमेशा दिल में रखा, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपसे कोई गिला नहीं रखा। मुझे आपके दौर जाने का गम था, लेकिन मैं ऐसे जाहिर करता रहा जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपसे दूर इसीलिए जाता था कि आपका मेरे पीछे आना अच्छा लगता था, लेकिन शायद मैंने आपको हट कर दिया अपनी नाराजगी और अना में। मुझे माफ कर दी। आई एम वेरी सॉरी। ज़ारा ने बगैर कुछ कहे इसे गिले से लगा लिया। उन दोनों की आंखें नम थीं। वो लंबा खामोश और गहरा लम्हा था, जैसे बरसों का बोझ आंसुओं में बह गया हो। कुछ देर बाद वो पीछे हुईं और कहा, मुझे अभी जाना है। शाम को तुम्हारे अंकल के साथ एक जरूरी ऑफिशियल डिनर है। हम होटल में रुके हैं, तुम्हारे अंकल इंतजार कर रहे हैं। उमर ने उनका हाथ थामा और नरमी से बोला, मम्मी आप और अंकल यहाँ क्यों नहीं आ जाते? जब तक पाकिस्तान में हैं मेरे साथ रहे। ज़ारा के चेहरे पर एक धीमी मुस्कुराहट उभर आई। मैं आऊंगी उमर, वदा करती हूँ। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी और तुम्हारी शादी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ होंगी, हर लम्हे हर खुशी में। उमर की आवाज़ रुक गई, जज्बात गिले में अटक गए। मम्मी आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत होगा। ज़ारा ने इसके गाल पर हाथ रखा और नरमी से सहलाया। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा। दिल की गहराई से मेरी दुआएं तुम्हारी लंबी उम्र और खुशियों के लिए हैं। फिर वो जाने के लिए मुड़े और दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर एक बार पलटकर उम्र को देखा, जैसे बरसों का फासला पिल में सिमट गया हो, और वो मुस्करा दे। उमर भी मुस्करा दिया। इसे एहसास हो रहा था कि वो अपनी माँ को अपने पास रोकना चाहता है। इसे तो उनसे बेतहाशा मोहब्बत थी, लेकिन इसने मुस्करा कर हाथ हिला दिया। खुदा हाफिज, सी यू। ज़ारा भी मुस्करा दें और हाथ हिला दिया, सी यू। और फिर वो चली गईं। उम्र में उन्हें दरवाजे तक छोड़ने की हिम्मत न थी। वो ना जा सका। इसकी आंखें नम थीं, जिन्हें वो उनके सामने बड़ी महारत से छुपा गया था, और अब वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था। दूर कहीं अंदर से वो आज भी वही 13 साल का बच्चा था, जिसे अपनी माँ की जरूरत थी और जो उनके साथ रहना चाहता था। इसने अपने आंसू पूंछ दिए। ज़ारा जा चुकी थी, और कमरा उनके जाने के बाद भी उनकी ममता की महक से भरा रहा। रात के वक्त जब अब्बास अपनी नौकरी से फारिग हुआ तो सीधा उमर से मिलने आ गया। जैसे ही वो आया, उमर ने इसे आगे बढ़कर गिले लगा लिया और उसका शुक्रिया एक बार फिर अदा किया। जो कुछ भी इसने उम्र के लिए किया था वो बहुत ज्यादा था। इसने अब्बास से कहा, अब्बास आज मैंने अंकल अयाज को भी फोन करके शुक्रिया कहा है।
लेकिन तुम्हें मैं लफ्ज़ों में नहीं समझा सकता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि इन तमाम महीनों में मेरी हिफाजत की, मेरी गैर मौजूदगी में मेरा वजूद संभाला। तुम भाई से बढ़कर निकले हो। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई। अब्बास ने खामोशी से उमर को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, जब पहली बार तुम्हें नीम मुर्दा हालत में देखा तो ऐसा लगा जैसे ज़मीन ही निकल गई हो मेरे कदमों तले से। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, क्योंकि ग्रैनी और अलीज़े दोनों बखर चुके थे। लेकिन जब तुम्हारे बच जाने की खबर मिली तो दिल जैसे खुशी से झूम उठा था। वो मौजिज़ा ही था। और इस वक्त शिद्दत से दिल चाहा कि चीख चीख कर सबको बता दूं कि उमर जिंदा है, मगर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और तुम्हारी हालत भी बहुत नाजुक थी। तुम्हारा बहुत खून बह चुका था। फिर भी मैं उम्मीद की डोर थामे बैठा रहा। पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। बस तुम्हारे होश में आने का इंतजार करता रहा। उमर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने सिर्फ दोस्ती नहीं निभाई, एहसान किया है मुझ पर। मैं तुम्हारा मकरूज हूं भाई। अब्बास ने हंसते हुए कंधे पर हाथ रखा। कोई एहसान नहीं किया, फर्ज था। आफ्टर ऑल वी बोथ आर काजन्स। कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुमने भी यही करना है। पुलिस सर्विस में ये सब चलता रहता है। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर अब्बास धीरे से बोला, लेकिन हाँ, अब 8 महीने गायब होने के बाद अगर दोबारा ऐसा कोई स्टंट मारा ना, तो अगली बार मैं ही तुम्हारे दुश्मनों से पहले पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर उमर जोर से हंस पड़ा। दोनों एक बार फिर अपनी पुरानी फॉर्म में लूट आए थे। वही पुरानी बातें चल रही थीं। अपने स्टाफ की चुगलियां, पुलिस के सनसनीखेज केसेस की तफसीलात, किस अहलकार ने क्या कारनामा अंजाम दिया, कौन सा केस कब रिपोर्ट हुआ, कहाँ छापा मारा गया। और ये सब वो ऐसे मज़े ले लेकर सुना रहे थे जैसे ये संगीन वाक़यात उनकी रोज़मर्रा की तफरीह हों, और हर दूसरे तीसरे जुमले पर बेसाख्ता कहकहे। इसी कहकहों के बीच अब्बास ने खुश दिल्ली से कहा, अलीज़े ने तो कमाल कर दिया। इतने थोड़े वक्त में आर्ट की दुनिया में छा गई। उमर ने फ़ख्र भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आई ऑलवेज नो हर पोटेंशियल। फिर अब्बास ने एक नज़र दूर बैठी अलीज़े पर डाली, जो नानों के साथ थोड़े फासले पर खामोश बैठी थी। इस बार उसकी आवाज़ में कुछ संजीदगी आ गई। वैसे गलीज़े वाकई अपसेट लग रही है। इसे बहुत बुरा लगा है कि सब 2 महीनों से जानते थे। बस वही एक थी जिसे अंधेरे में रखा गया। ग्रैनी ने भी और तुमने भी। मुझसे तो पहले ही खूब बहस हो चुकी है इस टॉपिक पर। चेहरा देखो इसका, जैसे सारा रंग ही उतर गया हो। बेचारी की मासूमियत का खूब फायदा उठाया है सबने। उमर ने पहली बार गौर से अलीज़े को देखा और जैसे दिल में एक कसक सी जागी। वो एक कोने में बैठी थी, खामोश, गुमसम, थोड़ी सी बुझी बुझी। सुबह से उनकी बातचीत महज रस्मी सी हुई थी। मेहमानों के शोर शराबे में जैसे दिल की बातें कहीं दब गई थीं। अलीज़े ने शायद मुआफ़ तो कर दिया था, मगर उसके दिल में अब भी कुछ बातें बाकी थीं। कुछ गिले, कुछ अधूरे सवाल, जिन्हें कहने का मौका नहीं मिला था। और उमर को लगा वो लम्हा अब करीब है जब वो सब सुनेगा। अब्बास ने उमर की नज़रें भांप ले और शरारती अंदाज में कहा, अब ये खुद ही तुम्हें बताएगी। सब कुछ छोड़ो, बस अपनी अलीज़े को संभाल लो। उमर ने खामोशी से सर हिला दिया। मुलाजिम कॉफ़ी ले आया था। अब वो दोनों फिर से खुशगुप्पियों में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर बाद अब्बास ने पूछा, वैसे आगे का क्या सोचा है? उमर ने मुस्कुराहट के साथ मुख्तसर सा जवाब दिया, जस्ट ए ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग। रात को सोने से पहले उमर अलीज़े से मिलने इसके कमरे में आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, अलीज़े ने एक ठंडी सांस भरकर नाराज़गी से चेहरा मोड़ लिया। उमर फौरन समझ गया, वाकई मामला गड़बड़ था। वो अब भी नाराज़ थी। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ छेड़ने वाले अंदाज में कहा, ओहो मैडम, अभी तक खफा है? अलीज़े ने नज़रें चराईं और धीमी आवाज़ में बोली, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मुझे बस दुख है कि जब सबको सब कुछ मालूम था तब भी किसी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। अब्बास भाई फ़ोन और डायरी देने तो आ गए, लेकिन सच बताने की हिम्मत ना हुई।
किसी को मेरे एहसासात का ख्याल नहीं आया। और नानो ने भी कुछ नहीं बताया। उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। सब कुछ सबको मालूम था, बस मैं ही अंधेरे में रखी गई। उमर का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। वो जान गया था कि अलीज़े वाकई अपसेट थी और अपनी जगह वो ठीक भी थी। अकेली तकलीफ में और मुकम्मल लालमी में इतना कुछ सहना आसान नहीं था। लेकिन वो इसे कैसे बताता कि खुद इसी ने सबको रोका था, क्योंकि वो मफलूज था और इस हालत में दूर रहकर वो अलीज़े को संभाल नहीं पाता, जैसे अब भी मुश्किल से संभाल पा रहा था। इसने गहरी सांस ली, अलीज़े के दोनों कंधों को थामा और उसका चेहरा नरमी से अपनी तरफ मोड़ा। फिर नरमी से इसे समझाना शुरू किया, अलीज़े, अगर हमारे बीच ये जुदाई, ये दूरी ना आती, तो शायद हम कभी एक दूसरे की कदर न करते। जो कुछ हुआ वो तकलीफ दे जरूर था, लेकिन शायद जरूरी भी था। मैं जानता हूं तुम बहुत टूटी हो, तुमने मुझे बहुत याद किया है। सच पूछो तो मैंने भी तुम्हें किया है, लेकिन यही हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। हम दोनों ने अपने अपने हिस्से के तूफानों का सामना किया और उनसे निकलकर फिर एक दूसरे तक पहुंचे हैं। शायद अगर ये सब ना होता तो हम आज एक साथ ना होते। वो संजीदा लहजे में कह रहा था और अलीज़े खामोशी से यकटुक इसे देख रही थी। और जहां तक अब्बास और ग्रैनी की बात है, तो उनसे नाराजगी छोड़ दो। अब्बास सिर्फ मेरी सिक्योरिटी चाहता था और ग्रैनी ये चाहती थीं कि मैं खुद आकर तुम्हें सब बताऊं। वो जानती थीं कि तुम अकेली हो और हम सबको फिक्र थी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। उमर ने इसके कंधे धीरे से छोड़े और अब इसके दोनों हाथ थाम लिए। इसकी आंखों में देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा, एक बात बताओ, तुम रोने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत कैसे लगती हो? अलीज़े चौंक गई। इसने मुंह फेर लिया और आंखों में चमकते आंसू छुपा लिए। वो हैरान थी कि ये उमर आजकल इतना बेतकल्लुफ और शोख कैसे हो गया था। शायद अब वो सिर्फ कजिन या दोस्त नहीं रहा था, बल्कि इसके अंदाज में मोहब्बत की एक नई झलक शामिल हो गई थी, जो अलीज़े ने अभी अभी महसूस करना शुरू की थी। लेकिन सच ये था कि अलीज़े को ये अंदाज अच्छा लगता था। वो खामोश रही। उमर ने अपनी शरारती मुस्कुराहट के साथ उसकी नाक खींची और एक और कोशिश करते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा रोना शुरू किया तो मैं यहीं बेड पर लेट जाऊंगा और इतनी जोर से चीखूंगा कि सब भागते हुए आ जाएं कि पता नहीं क्या हो गया। इस बार अलीज़े को वाकई हंसी आने लगी थी, लेकिन फिर भी इसने मुंह पर हाथ रख कर रूठने का ड्रामा जारी रखा। फिर उमर ने इसे नरमी से अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों का हिसार उसके गिर्द बना लिया और उसके कान के करीब जाकर आहिस्ता से कहा, मैं मुआफ़ी मांगता हूं, अब तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ना कुछ छिपाऊंगा, कभी नहीं। बस तुम मेरी जिंदगी में तुम्हारी मुस्कुराहट का यह आजाला हमेशा कायम रखना। और इसी के साथ अलीज़े यहीं पिघल गई और उसने भी इसके गिर्द अपने बाजू लपेट लिए। उम्र के दिल का सारा बोझ, सारी परेशानियां बस एक लम्हे में हल्की पड़ गईं। वो अलीज़े की खुशबू में, इसकी मौजूदगी में अपनी हर महरूमी, हर दुख भूल चुका था। कुछ चीजें वाकई नहीं बदलती। उमर की मोहब्बत, अलीज़े की आंखों का भरोसा, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि पहले दिन थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अब ये मोहब्बत और भी गहरी और भी सच्ची हो चुकी थी। जब किस्मत दूसरा मौका देती है तो हर मंजर, हर जज्बा पहले से कई ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। और उमर और अलीज़े की कहानी अब एक नए खूबसूरत सफर की इब्तिदा थी।